हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आज के वक्त हर युवा को, हर यूथ को या हर इंसान को हम कहें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जॉब। अगर उसे जॉब मिल जाए या उसे कोई रोज़गार मिल जाए या तो कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे वो रोज़गार पा सके, पैसा कमा सके, तो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन किस देश में कितना रोज़गार है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, कितने लोग स्किल हैं, कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं, ये सारा लेखा जोखा करती है एक संगठन है जिसका नाम है ILO। और उसने क्या किया है, इस साल अपना रिपोर्ट निकाला है जिसमें आप ये देखेंगे कि भारत में जो बेरोजगारी है कितनी है, रोजगार है कितना है, कितने लोग हर साल रोजगार की तरफ जाते हैं और कितने लोग नहीं जाते हैं, और उसका कारण क्या है हम ये भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हेडलाइन अगर यहाँ पे समझें तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, द हिंदू का हेडलाइन है ये, अनएम्प्लॉयमेंट स्नैरियो इन इंडिया ग्रीन से द ILO रिपोर्ट। देखिए, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये किसके बीच में है, साल 2000 से लेके साल 2018 के बीच में ये रिपोर्ट को दिखाया गया है। ठीक है, 2022 तक भी है, ठीक है, लेकिन मेन इसके अंतर को दिखाया गया है कि साल 2000 के बीच में क्या फ़र्क था और इस वक्त क्या डिफरेंस है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, सैलरी कितनी बड़ी है, हम इसको भी समझेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताते चलूँ आपको, जब हम ये समझें, देखिए, अगर कोई सैलरी है, मान लीजिए कि साल 2000 में, ठीक है, 10,000 है या 5,000 है, तो वो सैलरी अपने आप में काफ़ी होती है क्योंकि उस दौरान जो महंगाई होती है कम होती है और लोगों की जो मांग होती है, सुविधाओं को लेके मांग होती है, अपने आप पे खर्च करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। इसका मतलब जब चीज़ें महंगी हों तो सैलरी जो हो वो बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और वही यहाँ पे समझेंगे कि आपको दिखेगा भी अगर कि थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी है, उसका कोई मीन नहीं है जब तक कि इन्फ्लेशन रेट से सैलरी न बढ़े। ठीक है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही है तो हमारे पास पैसा लिमिटेड है, परचेसिंग पावर हमारे पास कम होती जाएगी। भारत इसीलिए बहुत ही जैसे कहते हैं ना, भारत में मंदी इसलिए नहीं आती है क्योंकि भारत की जो परचेसिंग पावर है वो तगड़ी है। हम सैलरी भले ही कम पाएँ लेकिन उन्हीं पैसे से हम भारत में ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जब सामान भी महंगी होने लगे तो फिर क्या। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे कि जितनी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मतलब जितनी बेरोजगारी है भारत में अभी मौजूद में, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 83% है वो कौन है, युवा है। यानी कि अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में कल्पना करिए कि 10 लाख बेरोजगार हैं, तो उसमें से 10 लाख में से मान चलिए लगभग 8 लाख के ऊपर जो लोग हैं वो क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। सिर्फ 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि युवा नहीं है, ठीक है, मतलब 40 के ऊपर हैं, ठीक है, या 18 से कम है, मतलब 18 के नीचे तो काम कर नहीं सकते हैं। यानी कि जो यूथ है वो 83% क्या है, बेरोजगार है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, 2018 में क्या हुआ था, फार्मर ट्रांसफॉर्मेशन आया था। क्या मतलब, 2018 में दोस्तों आपने देखा होगा जब कोविड भी आया तो उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, 2018 के बाद क्या हुआ, जो किसान क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, उन्होंने, आप ऐसा समझिए कि उन्होंने वह जॉब छोड़ के कोई और जॉब करने लगे। ठीक है, यानी कि जो किसानी कर रहे थे उन्होंने किसानी छोड़ी है, काफ़ी मात्रा में किसानी छोड़ी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट और निकल के आई थी। ठीक है, वो रिपोर्ट क्या थी कि लो क्वालिटी स्किल है जो भारत के यूथ हैं। रिपोर्ट में ये भी निकल के आया कि लगभग भारत में ऐसे युवा हैं, 80% के आसपास ऐसे युवा हैं, मतलब लोग हैं जो कि ईमेल नहीं कर सकते हैं, ना अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो जिनके पास स्किल नहीं होगी तो आप जॉब की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि आपने बहुत देखा होगा, लोग बिजनेस की बातें करते हैं, ये सब की बातें करते हैं। आप कभी अमेरिका के बिजनेस को उठा के देखिएगा, उसमें से जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो किसी न किसी काम में बेहतर होते हैं, या तो फाइनेंस में अच्छे होते हैं या तो किसी काम में बेहतर। जैसे हम बिल गेट्स की अगर बात करें तो हमें ये दिखाया जाता है कि बिल गेट्स ने बहुत ही बढ़िया तगड़ा बिजनेस किया, लेकिन बिल गेट्स के पास एक स्किल थी, वो ऐसी स्किल थी जो कि उस वक्त कुछ लोगों के पास थी, पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के पास थी, और उसी का उनको फ़ायदा मिला। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्किल होने चाहिए। यहाँ पे अगर जो लो स्किल की बात करें दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंडिया को बेहतर करना है, इंडिया में अगर रोजगार ज़्यादा पैदा करना है, सिर्फ एक चीज़ सही कर दी जाए, वो है एजुकेशन। जैसे इंजीनियरिंग लोग करते हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे इंजीनियर, घर घर में आज इंजीनियर हैं, लेकिन एक इंजीनियर को एक लिथ मशीन, जो नॉर्मल मशीन, छोटी सी मशीन होती है, वो तक उनको चलाना नहीं आता है।
आप समझिए कि उन्हें अगर एक छोटा सा पिस्टन बनाने के लिए कह रॉड बनाने के लिए कह दिया जाए तो वो नहीं बना सकते हैं। लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग की है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, अपने जीवन का अगर देखा जाए तो उन्होंने 10% 15% बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो तो उपजनी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे कि साल 2000 के आसपास, ठीक है, जो बेरोजगारी थी यूथ में कितना था, वो लगभग 35% था। लेकिन साल 2022 में जैसा कि मैंने बताया जो बेरोजगारी हुई है वो लगभग 83% बढ़ चुकी है। एक बहुत बड़ी जो गिरावट आई है दोस्तों साल 2000 से लेकर साल 2022 के बीच में, कोविड के दौरान क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे जॉब गए थे, ये एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, ठीक है। तो उस वजह से भी आप जो ये परसेंटेज देखेंगे इसका इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे यही दिखता है, स्किल। इंडिया के पास स्किल नहीं है। जैसे कि जर्मनी, मतलब मैं किसी देश का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो IIT के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब स्किल के मामले में, पढ़ाई के मामले में बेहतर होने चाहिए। जैसे जर्मनी के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे पूरा पास करना होता है। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अगर आप प्लम्बर बनेंगे तो बेहतर प्लम्बर बनेंगे, अपने काम में निपुण होंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे संस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन संस्थाओं में क्या है दोस्तों, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे जीरो है, ठीक है। बहुत सी संस्थाओं को तो बंद कर देना चाहिए। जो सिर्फ संस्था है वहाँ पे अच्छे टीचर नहीं हैं, और टीचर जब अच्छे नहीं होंगे तो वो हमें स्किल मिलेगा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, कि ग्राफ वाइज हम बात करेंगे, जो मेल हैं फीमेल हैं इसके बारे में बात करेंगे। आखिर ग्रामीण में कितने रोजगार पैदा हुए, ठीक है, अर्बन में, रूरल में कितने पैदा हुए, इसको भी हम समझेंगे। सैलरी कितनी बढ़ी है साल दर साल, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं क्रैक होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके ही समान पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया तब उन्होंने देखा कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका दिमाग फ्लो की स्टेट में होता है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। और दोस्तों उसी थेरेपी को, उसी मेडिटेशन को हम लाए हैं जिसके द्वारा आप फ्लो में जा सकते हैं, और महज 299 में। दोस्तों यही कोर्स बाहर 40,000 50,000 के मिलते हैं, लेकिन अगर आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो 299 में आपको ये कोर्स मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। ये ग्राफ सबसे पहले हमें कलर को समझना है। आप देखेंगे ये जो कलर है, ये देखिए ईयर दिखा रहा है 2000, ठीक है, 2012 है, 2019 है, 2022 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें, जो हेडलाइन देखें, तब हमें समझ में आएगा कि आखिर ये किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे परसेंटेज दिखाया गया है, यहाँ पे मेन, वोमेन, रूरल और अर्बन दिखाया गया है, और ये क्या है, ईयर है। आप देखेंगे ये जो कलर्स हैं ये क्या है, ईयर है। तो यहाँ पे अगर देखें आप दोस्तों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन 2000, 2012, 2019, 2022, यानी कि कितने लोग थे जो कि वर्क करना चाह रहे थे, उनका जो पार्टिसिपेशन हुआ, जॉब उनको मिली, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मेन की हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या था, साल 2000 में कितना था, ठीक है, 83% था, यानी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जॉब के लिए, ठीक है। 2012 में कितना था, लगभग 80% था, 4% घटा। 2019 में आप देखेंगे तो ये भी घटा, ठीक है, 75 हुआ। 2022 में आप देखेंगे 77 के आसपास आया। अब अगर हम वोमेन की बात करें, जो महिलाएं हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साल 2000 में जो पार्टिसिपेशन था वो लगभग आप देखेंगे 40% के आसपास, 38.9 था। 2012 में देखेंगे 31.2 था, ठीक है। 2019 में देखेंगे 24 था, और 2022 में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 32 था। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी बहुत स्थिति सही है। रूरल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो साल 2000 में 65, ठीक है, 2012 में 58, ठीक है, 2019 में 51 और 2022 में 57 था। अर्बन की बात करें 51, मतलब ये ठीक ठाक है यहाँ पे, ये यहाँ की स्थिति है। अब दोस्तों हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयर, ये हमें जो ग्राफ है ये हमें ध्यान रखना है, तभी हम समझ पाएंगे ये ईयर को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे जो हेडलाइन है किसके बारे में है, यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग बाय जेंडर 2000, 2012, 2019, 2022। तो यहाँ पे दोस्तों देखें जो हेडलाइन है ये बताता है कि देखिए जो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ठीक है, जिसमें यूथ ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो साल दर साल कैसे बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों मेल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2000 में कितना था, 8 था, ठीक है। 2012 में 6.5 था, 2019 में
12 था और 2022 में कितना था, लगभग 10 के आसपास था। अब यहाँ पे दोस्तों फीमेल की बात करें, आप संख्या देखिए, एक बहुत बड़ा, आप कल्पना करिए, बहुत बड़ा मैन पावर है। आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में हमें ऐसा लगता है, या मतलब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हमारे पास जो यूथ है, और यूथ में भी जो मेल है, वही तो देश को विकास करेंगे, वही तो देश को आगे लेके जाएंगे। लेकिन अब कल्पना करिए कि जितना हम देश को अभी तक आगे लेके गए हैं, अगर उनमें महिलाओं का योगदान हो, सारी महिलाओं का योगदान हो, तो शायद इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा पावर, जिसको हम लेबर पावर कह सकते हैं, जो कि घरों में है, ठीक है, तो ये बहुत देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ऐसा नहीं हर जगह ये है, लेकिन काफ़ी जगह ये समस्याएं होती हैं कि लोगों को शादी करना होता है, ठीक है, पढ़ी लिखी महिला से, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जॉब न करे। तो ये यहाँ की प्रॉब्लम है, ठीक है। हर जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी जगह अभी ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखें कि 2000 में, ठीक है, जो था वो 52 था, जो महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 2012 में 51, 2019 में 55, ठीक है, 2022 में 48, ठीक है। तो ये ऑन एवरेज वैसा ही चला। टोटल की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही मिला के टोटल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सैलरी की भी बात करेंगे, ठीक है, जो एवरेज सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्राफ बदला है, यहाँ पे जो कलर है ये मेल को दिखाएगा, ये फीमेल को दिखाएगा, और ये टोटल दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो खुद से कमाते हैं, जो खुद कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना कमाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, मेल कितना कमाता है, लगभग 11,000। फीमेल जो कमाती है कितना है, लगभग 4,000। और ये क्यों है 4,000? ऐसा नहीं है कि औरतें कम कमाती हैं, कम मेहनती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो औरतों का, जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कि उन्हें शुरू से इतनी शिक्षा की तरफ ग्रोथ, मतलब उनको नहीं भेजा गया, और दूसरा ये है जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। अभी सुधार आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और टोटल की बात करें, यानी कि अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक घर के अंदर जो खर्चा आता है, जो मतलब मंथली इनकम है, वो कितना है, 10,000 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे रेगुलर बात करें, जो रेगुलर जॉब करते हैं, तो यहाँ पे अगर मेल की बात करें 16,000 है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फीमेल की बात करें 10,000 के आसपास है, टोटल 15,000, मतलब 16,000 के आसपास ये है, ठीक है। कैजुअल की बात करें, जो कभी कभार करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसे कुछ जॉब करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, मेल कितना कमाते हैं, लगभग 9,000 के आसपास, फीमेल कितना कमाते हैं, लगभग 5,500 के आसपास, और टोटल की बात करें ये लगभग 8,000 के आसपास। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपने देखा होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने इस ग्राफ में देखी होगी, जो फीमेल हैं वो काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों से दूर हैं। एक चीज़ मैंने बात की थी दोस्तों स्किल के बारे में, नॉलेज के बारे में। पता है दोस्तों, हमें ये लगता है कि हर एक चीज़ बिजनेस से सही हो सकती है। ये सही है, ये सही है कि बहुत सारी चीज़ें बिजनेस से सही हो सकती हैं, लेकिन बिजनेस करेगा कौन? और जो बिजनेस करेगा उसको बिजनेस करने के लिए तो चाहिए लोग। चलिए ठीक है, एआई का ज़माना आ रहा है, लेकिन एआई को भी हैंडल करने के लिए लोग चाहिए। तो वो कौन करेगा? वो करते हैं इंसान, और वो इंसान जब तक स्किल नहीं होंगे तब तक हमारा जो देश है वो ग्रो नहीं कर सकता। और स्किल कैसे होते हैं? स्किल होते हैं शिक्षा से, और एक अच्छे शिक्षक से जो वहाँ पे पढ़ाता है, जो टीचर होता है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, अगर इस पे फोकस करे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर हो सके, तो देश आप देखेंगे कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तकनीक, जैसे बिजनेस की जब भी बात होती है, तो बिजनेस उतना एफिशिएंट होगा, उतना तेज ग्रो करेगा जितना बेहतर तकनीक होगा। और तकनीक कैसे डेवलप होती है? तकनीक डेवलप होती है विज्ञान से, साइंस से। अगर आप अमेरिका, लंदन या किसी भी देश की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो आप एक चीज़ वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे विज्ञान जो था वो बहुत आगे था। जब विज्ञान आगे होता है तो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेवलप होना शुरू हुआ, लेकिन कंप्यूटर जो डेवलप हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो साइंस थी, जिसको हम बोलते हैं बिट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सिग्नल को भेजा जाता। तो वो तो साइंस था, थ्योरी था। लेकिन जब वो जहाँ पहले डेवलप होगा वहाँ पे तकनीक पहले डेवलप होगी, और जहाँ पे तकनीक पहले डेवलप होगी वहाँ पे विकास, डेवलपमेंट और बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो पैदा होगा। यानी कि बिजनेस की जो बेस है वो क्या है? विज्ञान है, शिक्षा है। और शिक्षा जहाँ पे होगा वही देश ग्रो करेगा, वहाँ के लोग ग्रो करेंगे। जैसे हम बात करते हैं अपने देश में आईआईटी के बारे में, तो आईआईटी के आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट होते हैं बाहर जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास तकनीकी नॉलेज है, वैज्ञानिक नॉलेज है। लेकिन उन स्कूलों का क्या, उन कॉलेजेस का क्या
जिनमें पैसे तो बहुत लगते हैं लेकिन उनमें शिक्षाएं नहीं मिलती हैं और उनका नतीजा हमें पूरे देश के रूप में देखने के लिए मिलता है और बेरोजगारी को देखने के लिए मिलता है। आपको बताएं दोस्तों, जैसे जो इंजीनियर होते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है। एक इंजीनियर जो होता है उसको बहुत कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है, लेकिन समस्या क्या है कि जो इंजीनियर है उसके पास वो स्किल ही नहीं है कि कुछ वो कर सके अपनी स्किल का यूज, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों, जिसने ये रिपोर्ट निकाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और इनको एक ये भी रिपोर्ट निकालनी चाहिए कि बिजनेसेस कितने बड़े हैं इंडिया में। आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों कि हमेशा ये वो चीज़ दिखाते हैं जो कि इंडिया के फेवर में नहीं होता है। जैसे इंडिया का बिजनेसमैन हुआ, इंडिया के जो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, आप देखेंगे वो सस्ती चीज़ें बेचते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। वो ये दिखाता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर फॉरेन में टेस्ला है, उनकी एक कारें 70 लाख की होती हैं, क्या वो कारें यहाँ पे आम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो टेस्ला कारें जो वहाँ पे बिकती हैं 70 लाख की बिकती है, तो उन्हें 70 लाख कमाने के लिए सिर्फ एक कार बेचनी है। लेकिन यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको 70 लाख रुपए कमाने के लिए 10 से 15 कारें बेचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो सेलिंग पावर है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है सेल करने की, ठीक है, कभी ये नहीं दिखाया जाता है। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जिसने ये रिपोर्ट छापी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें काफ़ी देश शामिल हैं, काफ़ी लोग मिले हुए हैं। सॉरी दोस्तों, बटन मेरा खुल जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्म हुआ था 1919 में, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद इसमें काफ़ी ग्रोथ आया, ठीक है, ताकि इसको फॉर्म किया गया, ताकि जो लेबर है उनका ध्यान रखा जाए, उनकी रिपोर्ट के बारे में देखा जाए और कैसे उसमें बेहतर मतलब विकास किया जाए उसके बारे में सोचा जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले ये 1900 में ही हुआ था, लेकिन जो इसका नाम था यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द लेबर लेजिस्लेशन था, ठीक है, IALL, ठीक है। बाद में इसे चेंज करके 1999 में क्या कर दिया गया, ठीक है, ILO कर दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि 1999 में जो इसका जो ऑफिस था वो लंदन में था, लेकिन बाद में इसे जिनेवा में शिफ्ट कर दिया गया, स्विट्जरलैंड। जिनेवा काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, साइंस के लिए भी और इन सब चीज़ों के लिए भी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।